का स्वागत है यूरेका पे। 8th क्लास के सिविक्स में हम आज कानून की समझ के तहत जो है भारत में अदालतों की संरचना के बारे में समझेंगे। आइए आरंभ करते हैं। जैसे कि आपने देखा, बुक में भी दिया हुआ है कि भारत में अदालत की जो संरचना है वो किस प्रकार से है। तो सर्वप्रथम तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई है और यहाँ पे न्यायिक सिस्टम में अपीलीय व्यवस्था है, पीआईएल की सुविधा है। तो इस प्रकार की फंक्शनिंग जो है, विशेषताएं हैं भारतीय अदालत की। एक बार हम समझते हैं जो एकीकृत ढांचा है, इसको हम समझते हैं ये किस प्रकार से है। तो आपको इन ढांचा के बारे में, जैसे कि आप सब ने सुना भी होगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक ही है। अपने यहाँ पे 3 स्तर पे न्यायपालिका कार्य करती है। सबसे जो ऊपरी जो न्यायपालिका का जो अंग है वो सर्वोच्च न्यायालय है, जो देश में एक ही है, नई दिल्ली में स्थित है। दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट है, जो कि सभी राज्यों में होता है और वर्तमान समय में कुल 25 हाई कोर्ट जो है भारत में है, 25 हाई कोर्ट भारत में है। और तीसरे स्तर पे जो है डिस्ट्रिक्ट एवं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है जो जिन्हें कि हम हिंदी में अधीनस्थ न्यायालय के नाम से जानते हैं। और इस न्यायालय की संख्या सबसे ज़्यादा है और अधिकतर मामलों की सुनवाई जो है ये तीसरे स्तर की जो डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट्स है इन्हीं के द्वारा जो है किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में, भारतीय अदालत की संरचना के बारे में। तो सर्वप्रथम हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात किया, जो कि दिल्ली में स्थित है, भारत में एक ही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इसके प्रमुख होते हैं और इसका जो फैसला है वो पूरे देश में लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता है। इसके पास न्यायिक समीक्षा, जिस न्यायिक समीक्षा के बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, और जुडिशियल रिव्यू के न्यायिक समीक्षा के बारे में हम समझ चुके हैं कि ये क्या होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ हो तो मैं एक बार और भी कंफर्म कर दूं। न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, यानी कि उसकी संवैधानिकता की जांच की जा सकती है कि ये जो कानून संसद के द्वारा बनाया गया है वो संविधान के अनुसार है कि नहीं है, या तो फिर ये किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है। इन चीज़ों की समीक्षा की जा सकती है। इसी को सर्वोच्च न्यायालय का एक विशेष अधिकार माना जाता है, जिसको हम न्यायिक समीक्षा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो हाई कोर्ट के बारे में हमने चर्चा किया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट होता है। वर्तमान समय में अभी टोटल जो है 25 जो है हाई कोर्ट है। इसके बाद में जो जिला अदालत है, जो सबसे निचली अदालत जो तीसरे स्तर की है, वो जिला अदालत की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी अदालत है। जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक सिविल कोर्ट होता है, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है और एक विलेज लेवल का कोर्ट होता है। आइए हम इन सब को जानते हैं क्या होता है, संक्षिप्त में ही समझेंगे। आम लोग के अधिकतर मामले की सुनवाई जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया जाता है। जो सामान्य मामले होते हैं उनको लेकर के यहाँ पे जाया जाता है। और उसके बाद में जब हम सिविल कोर्ट की बात करते हैं तो जो सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले में आप कह सकते हैं कि जो सिविल मामले होते हैं उसको लेकर के यहाँ पे जाते हैं। जैसे कि संपत्ति का मान लो विवाद हो, ज़मीन का विवाद हो, पैसे हो, झगड़े हो, यानी कि आपने किसी संवैधानिक चीज़ों का उल्लंघन नहीं किया है। आपके समाज के जो 2 नागरिक हैं, जो 2 लोग हैं या 2 समुदाय हैं, इनके बीच अगर कोई विवाद है तो इन चीज़ों को लेकर के जो है सिविल कोर्ट में जाया जाता है प्रथम दृष्टया जो है। इसके बाद में फिर हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में अपीलीय व्यवस्था है कि अगर आप निचले अदालत पे अगर आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप ऊपर की अदालत में जाते हैं, फिर आप उससे ऊपर की अदालत में जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है व्यवस्था किया गया है। ये नहीं है कि इन कोर्ट ने अगर डिसीजन दे दिया तो ये डिसीजन आपका लास्ट माना जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद में आता है फौजदारी अदालत जो है। तो सिविल कोर्ट यानी कि दीवानी अदालत हो गया, और जो क्रिमिनल कोर्ट है वो फौजदारी कोर्ट हो गया। अभी एक चार्ट के माध्यम से हम ये भी समझेंगे कि दीवानी मामले क्या होते हैं और फौजदारी मामले क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर होते हैं, इन चीज़ों को भी हम समझेंगे। तो जो फौजदारी अदालतें हैं, इनका जो कार्य है वो अपराध से रिलेटेड मामले को सुनना, हिंसा, अपराध, चोरी, मारपीट आदि, यानी कि वे
किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, कानून को तोड़ा जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसे मामले को लेकर के क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई किया जाता है। जो लास्ट है वो ग्राम न्यायालय है। आप लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सुना होगा। इसी के तहत जो है विलेज स्तर पे जो है छोटे छोटे विवाद को निपटाने के लिए कि आपसी बातचीत के माध्यम से किसी विवाद को निपटारा कर लिया जाए, तो इस चीज़ के लिए जो पंचायत लेवल का जो है न्यायपालिका जो है गठित किया गया है, जिसके कि मुखिया जो होते हैं वो सरपंच कहलाते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें जो भारत में जो एकीकृत न्यायपालिका है, इसका क्या वजह है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका का स्थापना किया गया है। ये जो आप जो स्ट्रक्चर देखते हैं भारतीय न्यायपालिका की, कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद में उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय, तो इसका क्या वजह है कि ये एकीकृत न्यायालय जो है भारत में स्थापित किया गया है। इन चीज़ों को समझते हैं। हर नागरिक को न्याय आसानी से मिले। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से न्याय देने की जो प्रक्रिया है वो ग्राम स्तर से स्टार्ट हो जाता है, विलेज ग्राम पंचायत ग्राम न्यायालय से स्टार्ट होता है, और जिस प्रकार का मामला होगा उस प्रकार की कोर्ट में उसकी सुनवाई की जाएगी। जैसे कि हमने पहले देखा कि किस प्रकार से मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है किसी व्यक्ति का, तो डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आपका अगर कोई अगर नॉर्मल मामला हो, जैसे कि सिविल मामले की हमने बात की कि आपका संपत्ति का विवाद चल रहा है, ज़मीन पे भाई भैयारी में लड़ाई चल रहा है, तो इन चीज़ों के लिए आप जिला अदालत के अंतर्गत जो सिविल कोर्ट होता है उन चीज़ों में आप जा सकते हैं। जो सिविल कोर्ट या फिर जिला अदालत जो अधिकतर है वो किसी भी राज्य के जो राज्य है उनके हर एक ज़िले में बनाया गया है। हर एक कस्बे में ज़िले में जो है इनकी उपस्थिति होती है, और ज़िला स्तर पे जो है लगभग सभी राज्यों के ज़िला में जो है इसका निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से लोगों को न्याय मिल सके, लोगों को न्याय आसानी से मिले, इस वजह से जो है इस प्रकार की न्यायिक संरचना जो है भारत में बनाया गया है। साथ ही साथ छोटे मामलों का समाधान नीचे की अदालत में करें। जैसे कि हमने ये देखा कि छोटे मामले का जितना भी निराकरण है, कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले का निराकरण निचली अदालत के तहत कर लिया जाए, ताकि जो बड़े और जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई किया जाए, वहाँ पे सुनवाई किया जाए। तो बड़े या अपील के मामले जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देखे। यानी कि इन न्यायालयों से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, इनके जजमेंट से, आप निचली अदालत के जजमेंट से संतुष्ट नहीं है, तो आप कहाँ पे जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। और यहाँ पे भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप इस चीज़ को लेकर के कहाँ पे जाएंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। और इसी अधिकार को भारतीय संविधान में अपीलीय अधिकार कहा गया है। यानी कि आप निम्न अदालत के जो जजमेंट है, जो उनका निर्णय है, उस चीज़ का जो अपील है वो ऊपर की अदालत में कर सकते हैं। इसी को अपीलीय अधिकार क्या कहा गया है। न्यायिक व्यवस्था में अपीलीय अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण न्याय पाने में जो है सक्षम हो पाता है। न्याय व्यवस्था अच्छा हो और नागरिकों को समय पे न्याय मिले, ये भी एक महत्वपूर्ण वजह था कि एकीकृत न्यायपालिका का निर्माण किया गया, ताकि अगर लोगों को निम्न स्तर से ही अगर न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है, निचले स्तर से शुरुआत यानी ग्राम लेवल से अगर शुरुआत होता है, अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर देश है, फिर राज्य आता है, राज्य के बाद में फिर आप डिस्ट्रिक्ट को मानिए, डिस्ट्रिक्ट के बाद में तो आप गांव को अगर शासन का जो सबसे जो छोटा जो आरंभ होता है वो लोकतंत्र का जो सबसे जो निचले स्तर का जो संस्था है वो ग्राम पंचायत को ही माना गया है। सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है उसका जो अंतिम रूप है वो ग्राम पंचायत को ही माना गया है। तो अगर न्याय व्यवस्था अगर ग्राम पंचायत स्तर से स्टार्ट होता है तो ऐसा माना गया कि लोगों को अधिक से अधिक और निश्चित समय पे जो है न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से भारत में जो है एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली को जो है अपनाया गया है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन, आप इसको देखें, याद रखेंगे कि किस प्रकार से भारत में न्याय व्यवस्था है और किस प्रकार से एकीकृत व्यवस्था को यहाँ पे फॉलो किया जाता है न्यायिक व्यवस्था में भारत में जो है। इसके बाद में एक आप इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए भारतीय उच्च न्यायालय के बारे में, कब इनकी स्थापना हुई थी, इस चीज़ को समझिए आप। भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1962 में जो है कोलकाता, बम्बई और मद्रास में किया गया था।
बम्बई से तात्पर्य जो वर्तमान का जो मुंबई है, जो मद्रास यानी जो चेन्नई जिसको आप बोलते हैं अभी, और जो कोलकाता आप जानते ही हैं। यहाँ पे 1962 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में कब किया गया था? ब्रिटिश सरकार के समय में ही जो है यहाँ पे उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। भारत के 3, उस समय में इसको प्रेसिडेंसी बोलते थे। आप अभी के समय के अनुसार आप राज्य कह सकते हैं। तो इन तीनों राज्यों में जो है वहाँ पे 1962 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन जो है 1966 में हुआ था। और आज देश भर में टोटल जो है यहाँ पे 21 दिया हुआ है, क्योंकि ये पुराना डाटा है, लेकिन वर्तमान समय में टोटल जो है 25 हाई कोर्ट भारत में जो है। पंजाब और हरियाणा एक साझा उच्च न्यायालय है इन दोनों राज्य का। किनका? पंजाब और हरियाणा का, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। और दूसरी तरफ जो है जो 7 उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स राज्य है, उनका एक न्यायपालिका जो है वो गुवाहाटी में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नाम से इसे जानते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपका ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया कि भारत में टोटल जो है राज्य अधिक है लेकिन हाई कोर्ट कम है। वो इसीलिए कम है क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ 2 राज्यों का हाई कोर्ट एक ही है, और जो इधर के जो 7 सिस्टर्स हैं उनका भी एक ही गुवाहाटी हाई कोर्ट है। इसीलिए इस आंकड़े में आपको अंतर देखने को मिलता है। तो ये डेटा आप याद रखिए, फैक्ट याद रखिए कि उच्च न्यायालय का जो स्थापना है भारत में सर्वप्रथम कब किया गया था? 1962 में किया गया था। कितने राज्यों में किया गया था? 3 राज्यों में किया गया था, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में किया गया था। वर्तमान समय में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। वर्तमान समय में कितने सर्वोच्च न्यायालय है? तो एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कि दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊं, वो अपीलीय अधिकार को लेकर के है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है। एक केस को लेकर के दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे एक घटना घटता है दिल्ली में। इस कहानी को एकदम गौर से सुनिए तो फिर आप भारतीय न्यायपालिका को बहुत ही नज़दीक से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से अपीलीय अधिकार व्यक्ति का कार्य करता है और लोग अंततः न्याय तक पहुँच पाता है, और न्याय तक किस प्रकार से लोग पहुंच सकते हैं। अगर व्यक्ति खुद अगर सक्षम नहीं है तो और भी सब ऐसे साधन है जिसके तहत न्याय तक पहुंचा जा सकता है। और इस प्रकार की जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में किया गया है। तो एक जो केस दिया गया है आप लोगों के बुक में, वो है दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा। इस मुकदमे में ये है, अगर आप सार के रूप में समझना चाहें, संक्षिप्त में समझना चाहें, तो ऐसा है कि एक महिला होती है जिनकी हत्या जो है, एक्चुअली आप हत्या बाद में कहेंगे उसको, पहले ऐसा समझिए कि महिला है जो जिनका नाम सुधा है, वो उनकी नई शादी हुई होती है, वो लोग दिल्ली में रहते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि उनके शरीर में आग लगता है। अब वो आग लगाया जाता है या लगता है, ये कोर्ट ने बाद में जो है गिल्टी माना था उनके घर के लोगों को। तो ऐसा माना गया, आप कह सकते हैं क्या ऐसा हुआ कि उनको आग उनके पति एवं सास के द्वारा ही लगाया गया, ये पड़ोसी का बयान दिया हुआ था वहाँ पे। तो सुधा के घर वालों ने अदालत में जो मुकदमा दायर किया था, यानी इस लड़की के घर वालों ने, यानी कि जो इसके मायका के लोग थे, इन्होंने अदालत में जो है मुकदमा दायर किया था। और निचली अदालत में ये मुकदमा दायर किया गया था और मुकदमा में चारों पड़ोसियों का बयान लिया गया और बाद में फ़ैसला ये सुनाया गया था निचली अदालत के द्वारा कि जो सुधा के परिवार है वो उनको जो है सुधा के परिवार में जो लोग थे, खास करके जो सुधा की सास थी शकुंतला और उनके जो पति थे लक्ष्मण कुमार, जो जिन्होंने आग लगाया, और जो उनके साथ ही साथ जो उनके पति का भाई था, उनको भी आरोपी बनाया गया था। तो निचली अदालत के द्वारा इन सभी के ऊपर में जो है मौत का सज़ा जो है सुनाया गया था। उसके बाद में देखिए क्या होता है, निचली अदालत जो हमने देखा कि 3 स्तर का अदालत है। इसमें आप देखिए 3 स्तर का जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये निचली अदालत। निचली अदालत जो है क्या करा, तो मौत का सज़ा सुनाया, मौत का सज़ा सुना देता है। अब इस मौत के सज़ा का जो अपील कहाँ पे किया जाता है, हाई कोर्ट में किया जाता है।
हाई कोर्ट में जो है जब मौत 1983 में दिल्ली हाई कोर्ट में जो है निचली अदालत की जो सज़ाए मौत सुनाया गया था उसके अगेंस्ट जो है अपील किया जाता है। किसके द्वारा? तो जिन लोगों ने सुधा नाम की लड़की को मार दिया था, आग लगा दिया था, उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जो सुधा की मौत एक दुर्घटना थी और वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी, और अदालत ने लक्ष्मण जो कि सुधा का हस्बैंड था, और शकुंतला जो सास था, और सुभाष चंद्र जो कि उनका जेठ लगता था, इन तीनों को जो है बरी कर दिया था। इसके बाद में देखिए, यानी कि निचली अदालत ने मौत का सज़ा सुनाया, ये अदालत मौत का सज़ा देता है। ये जब हाई कोर्ट आते हैं तो हाई कोर्ट 1986 में इनको 1983 में बरी कर देता है कि ये लोग गिल्टी नहीं है, सुधा खुद ही जल गई थी स्टोव से। लेकिन फिर क्या होता है, जब ये दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बारे में जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको पता चलता है, यानी महिला के अधिकार को लेकर के कार्य करने वाले जो संगठन है उनको पता चलता है, और ये संगठन क्या करते हैं, तो इस कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और ये देखिए आप, इस संगठन का नाम है इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन वेलफेयर नाम का जो संगठन है। इसी संगठन ने दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए जो निर्णय थे इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। और 1985 में, यानी 83 में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया था, और 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फिर से फैसला सुनाया, और लक्ष्मण और उनकी माँ व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ जो है अपील की सुनवाई की। और इस तर्क को सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया था वो उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उनकी मां को दोषी पाया। अब देखिए, निचली अदालत ने तीनों आरोपी को दोषी मौत की सज़ा दिया था, ठीक है। अब जब हाई कोर्ट पे आया तो हाई कोर्ट ने इन सब को बरी कर दिया, तीनों को बरी कर दिया। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय के पास में आया फिर से मामला, तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, लक्ष्मण जो यानी कि जो उस लेडीज़ का पति था सुधा का, और जो सास जो थी शकुंतला देवी जो थी सास, उनको दोनों को, लक्ष्मण और शकुंतला देवी सास को आरोप सिद्ध किया, और उनको और साथ ही साथ जो है जो सुभाष चंद्र थे जो कि लक्ष्मण के बड़े भाई थे और सुधा के जेठ लगते, इनको जो है अदालत ने पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण बरी कर दिया। और अदालत के द्वारा जो है इस समय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लक्ष्मण और उनकी मां को, यानी कि सुधा के जो हस्बैंड थे और जो सुधा की जो सास है, उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो देखिए किस प्रकार से भारतीय संविधान में अपीलीय प्रावधान किया गया है न्यायिक व्यवस्था के तहत, और किस प्रकार से जो है न्यायिक प्रक्रिया जो है कार्य करती है कि निचली अदालत ने सभी को सजाए मौत सुनाया, फिर जब हाई कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट के पास में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट के पास में भी मामला लाया किसने, तो डायरेक्ट जो कन्विक्टेड थे उनके घर वालों ने नहीं लाया था। इस समय जो मामला लाया था वो इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन वेलफेयर्स, यानी कि महिला संगठन के द्वारा ये मामला दहेज हत्याओं को देखते हुए जो है दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट के जो निर्णय थे उन चीज़ों के अगेंस्ट जो है वहाँ पे अपील दायर किया गया था। और इस समय जो फैसला आया वो एकदम ही भिन्न था, और इस प्रकार से जो है आप ये समझ सकते हैं इस केस को देखते हुए कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में अपीलीय व्यवस्था जो है अपनाया गया है, और लोगों को किस प्रकार से न्याय प्रदान करने के लिए जो है प्रावधान जो है यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विधि व्यवस्था की शाखा के बारे में, जिसमें कि हम फौजदारी कानून और दीवानी कानून के बारे में समझेंगे, और इसके दोनों के बीच में क्या अंतर होता है इन चीज़ों को समझेंगे। इन दोनों के बीच में मुख्य सिविल केस एंड जो क्रिमिनल केस है, इन दोनों के मध्य हम विभेद को समझेंगे। और इसके बाद में जो है हम PIL के बारे में समझेंगे कि PIL क्या होता है और PIL जो है भारतीय संविधान में क्यों लाया गया था। धन्यवाद।